हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 तारीख को यानी कि सोमवार से 8वीं क्लास का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। और हिंदी विषय के से संबंधित यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूँ और कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही काम के हो सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैं आपको बता पाऊँ, और उन प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं या थोड़ा उनका रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में वो काम आ सकते हैं। तो क्या है वो सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इसकी जानकारी देखना चाहते हैं या अगर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सरलता से मिल जाए और हर एक क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। तो देख लेते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। और सारे क्वेश्चंस में होगा तो आपको लिख कर भी दिखा दूंगा, या फिर जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप उसको नोट करते रहना। तो पहला प्रश्न है कि हेलन केलर कौन थी। तो आपके ऑप्शंस भी रहेंगे, लेकिन मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा ताकि आप लोगों को जल्दी से आंसर मिल जाए और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो हमारा, कुछ हम ऐसा प्रयास करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा हेलन केलर कौन थी। तो हेलन केलर आप सभी जानते हैं ये विचारक थी, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा विचारक। और क्वेश्चंस मैं आपको सिर्फ पढ़कर ही बताऊंगा, सिर्फ आपको आंसर यहाँ पर लिखकर बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पर हमारे पास जो एक वाइट बोर्ड है जिसमें इतना अच्छा क्लियरली आपको दिख नहीं पाएगा, लेकिन आपको शब्द समझ में आ जाएंगे इस प्रकार के मैं शब्द यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेलन केलर कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विचारक, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा से है। तो आप सभी जानते हैं मुक्तानंद जी का जो पाठ है आपका आपकी पाठ्य पुस्तक का, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंग। तो आपको इसका लिख देना है व्यंग, और इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ये आपको आंसर याद रखना है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की जो है वो रचना किसने की थी। तो आप सभी जानते हैं रामचरितमानस की जो रचना की थी वो किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास। तो आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तो जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने प्रश्न मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग भी 8वीं क्लास के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे क्वेश्चंस के आंसर लिखे आइएगा। और कम से कम अगर आप क्वेश्चंस गलत करेंगे तो आपका स्कोर खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है आप सभी जानते हैं 5 जून को जो है यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की लंबाई हो जाएगी दोस्तों 800 किलोमीटर, आपकी इसकी आंसर हो जाएगी। ये इसको आप 800 मील लिखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये एक वाक्य में शब्द का उत्तर रहेगा, एक वाक्य में आपको इसका आंसर देना है। दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है। तो दिगंबर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका दिगंबर शब्द बनता है। इसमें आपकी संधि हो जाएगी दोस्तों स्वर संधि, आपको इसमें लिख देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर संधि। आपका ये शब्द है और इस शब्द में संधि हो जाएगी स्वर संधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या रहने वाला है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ मुहावरे भी इसमें हम शामिल करेंगे और कुछ प्रत्यय और कुछ उपसर्ग लेंगे और व्याकरण को भी हम देखकर चलेंगे। तो व्याकरण में मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही बता देता हूँ ताकि आप लोग उनकी तैयारी अच्छी कर सके। और रविवार का दिन आपको मिलेगा पूरा याद करने के लिए, तो आप पूरा दिन इसको याद कर लीजिएगा। आपको निबंध जो है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। निबंध में आपको पहले तो एक याद करना है विज्ञान का चमत्कार। दूसरा आप याद कर सकते हैं पेड़ों की महत्वता या पेड़ों के उपयोग। दूसरा अगर आप याद करना चाहें तो आदर्श शिक्षक का भी आप जो याद कर सकते हैं। तो ये हैं आपके कुछ टॉपिक, और अगर आप इसके अलावा और भी कुछ याद कर लिए हैं तो वो भी अच्छा है। आपको 2-3 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको जो है वो निबंध लिखना होता है। तो ये हो गए आपके यहाँ पर ग्रामर के अंदर जो है वो निबंध आप लिख लेंगे।
और व्याकरण में अगर हम देखें तो आपको और व्याकरण के अंतर्गत आता है आपका एप्लीकेशन, यानी कि आपको प्रार्थना पत्र याद करना है। तो प्रार्थना पत्र जो है वो आप सबसे पहले तो बीमारी का याद कर लीजिएगा। दूसरा, अगर आपको आपका जो SLC है यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र, उसके बारे में आप एक एप्लीकेशन अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। तो ये 2 चीज़ें तो आपको करके ही रखना है। हो सके तो इन दोनों में से कोई भी एक आ सकती है, या फिर अगर आप शुल्क माफ़ी के लिए भी अगर प्रार्थना पत्र याद कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आती ही आती हैं। 3 नंबर या 4 नंबर के बेस में ये आएगी आपकी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि क्या है हमारा अगला प्रश्न। चिपको आंदोलन संबंधित हैं, यानी कि चिपको आंदोलन जो किसने शुरू किया था। तो अगर आपका चिपको आंदोलन की हम बात करें तो चिपको आंदोलन के लिए आपके जो इसमें ज़्यादा सबसे जो इसमें जिन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था तो उनका नाम अगर आप देखेंगे तो उनका नाम है अमृता देवी, जो कि आपकी जो पाठ जो भी था आपका इसके अंतर्गत ये ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो आपको इसका आंसर लिख देना है अमृता देवी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य हम लेंगे। तो उपकार को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, मतलब उपकार जो मान लेता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कृतज्ञ। तो आपको कृतज्ञ कुछ इस प्रकार से लिखना है। नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये री की मात्रा होती है, इसको आप कृतज्ञ पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको साफ सुथरा दिखे। तो ये है आपका यहाँ पर, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसकी ब्रश की साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है, और जितना ज़्यादा हो सके आप उतना रिपीट कर लीजिएगा, मैं बताऊँ उसके अलावा भी आप कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विहग वृंद का आशय है। तो विहग वृंद का आशय क्या होगा। तो आपके लिए ऑप्शंस हैं जैसे कि पशुओं का समूह, मनुष्यों का समूह, और पक्षियों का समूह, और राक्षसों का समूह। तो आप सभी जानते हैं कि विहग जो है वो पक्षियों का पर्यायवाची होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षियों का समूह। तो आपका सही आंसर हो गया पक्षियों का समूह। आपको ये राइट आंसर लिख देना है। प्रतिवर्ष शब्द में समास हैं। तो प्रतिवर्ष शब्द में समास हैं, आप सभी जानते हैं कि जिसमें भी अगर पहले अगर प्रति शब्द जुड़ जाए या भर शब्द जुड़ जाए या आ शब्द जुड़ जाए तो ऐसे शब्दों में जो होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास आपको यहाँ पर लिख देना है। मैं एक बार फिर से अव्ययी भाव समास के लिए शब्द लिख देता हूँ। ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप सभी जानते हैं चौपाई छंद के जो प्रत्येक चरण होता है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 16, आपको लिख देना है। ये हो गया आपका प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि है। तो आर्यभट्टीय जो पुस्तक है उसकी लिपि किस प्रकार की है। तो आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि है मलयालम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मलयालम, आपको लिख देना है। तो अगर दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर आते भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने इतने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है और आपका जो स्कोर क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पथिक से कविता के रचयी हैं। तो पथिक से कविता के रचयी कौन है। आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो अगर आप सभी जानते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। पथिक से कविता के रचयी हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। ये है आपका इसका सही आंसर। तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो अगला प्रश्न मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सलीम अली की पहचान किस रूप में हुई है। मतलब सलीम अली जो है वो किसके लिए पहचाने जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पुरस्कार प्रेमी हैं, पुस्तक प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, या चित्र प्रेमी हैं। तो आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं सलीम अली जो है वो एक पक्षी प्रेमी है। ये पक्षियों का जो वो अध्ययन करते थे और उनके बारे में खोजबीन करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये थे पक्षी प्रेमी, इसका राइट आंसर है।
ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो आप सभी जानते हैं शिवाजी के समय जो मुगल था, उस समय कौन था मुगल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी के समय शिवाजी ने जो किसके विरुद्ध जो तलवार उठाई थी, इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इसका सही आंसर है। तो आप इसका उत्तर औरंगजेब लिख सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार से लिखना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से इसको लिख पाएँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, और जितने हो सके मैंने उतने ऑब्जेक्टिव कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। और अगला प्रश्न दोस्तों, देश विदेश शब्द में समास हैं। तो हम कुछ ग्रामर को भी लेकर चल रहे हैं साथ में, क्योंकि ग्रामर का भी परसेंटेज काफ़ी अच्छा होता है आपके इसमें। तो देश विदेश शब्द ये है आपका कुछ इस प्रकार से, देश और विदेश, जो कि योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। और योजक चिन्ह के लिए जो होता है वो समास दिया हुआ है आपका द्वंद्व समास। तो आपको द्वंद्व इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो द्वंद्व आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है, द के ऊपर व आधा न, और फिर द के ऊपर आधा व आपको लिख देना है। तो ये आपका यहाँ पर द्वंद्व समास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। रामायण की रचना की थी। तो रामायण की रचना किसने की थी? आप सभी जानते हैं महर्षि वाल्मीकि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वह महर्षि वाल्मीकि आपको इसका आंसर लिख देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और इसमें हमने कुछ 2 लाइन के और उससे कुछ बड़े क्वेश्चंस भी संग्रह किए हैं, जो कि आप आसानी से लिख पाएंगे। और सरल तरीके से इसका मैं आपको उत्तर बताऊंगा, तो आप लोग उसको भी याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कुछ और क्वेश्चंस भी अगर याद करना चाहें तो ज़रूर याद कीजिएगा, ताकि आप मान लीजिए अगर इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते हैं तो आप लोगों को और भी प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपका जो स्कोर अच्छा ज़्यादा अच्छा बनने की और भी ज़्यादा संभावना हो जाएगी। अब यहाँ पर हम जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उठाने वाले हैं, ताकि आप लोग हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर ही जाएं और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज अच्छे से हो जाए। अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अमृत शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक अगर आपको ढूंढना है तो आपका पहला हो जाएगा गरल, अमर, सुधा और गहन। तो अमृत शब्द का जो है सही पर्यायवाची शब्द है आपका सुधा। सुधा आप अमृत को कह सकते हैं। तो ये इसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, वीणा बजाने वाली देवी कौन है? यह अगर आपसे पूछा जाए वीणा वादिनी किसे कहते हैं? तो वीणा वादिनी आप सभी जानते हैं। ऑप्शन है आपके लक्ष्मी जी, पार्वती जी, दुर्गा जी और सरस्वती जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती जी। तो सरस्वती माता को ही कहा जाता है वीणा वादिनी। तो इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, वर दे कविता के रचयिता हैं। तो वर दे कविता किसने लिखी है? तो आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा निराला जी। ये आपको यहाँ पर सही उत्तर इसका लिख देना है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, और अगला प्रश्न भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप से उठाएंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो आत्मविश्वास का संबंध अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका आंसर पता होगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मन से। मन से आपको यहाँ पर इसका सही आंसर लिख देना है। अगर ऑप्शंस में आते हैं तो आपको बिल्कुल सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर एक वाक्य में आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों को उत्तर याद रखना ही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मविश्वास खालिस्तान की कुंजी है। तो आत्मविश्वास अगर आपके मन में रहता है तो आत्मविश्वास की कुंजी हो जाएगी सफलता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सफलता, और ये आपको यहाँ पर लिख देना है। भाग्यशाली शब्द में खालिस्तान प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय सभी जानते हैं दोस्तों। प्रत्यय के बारे में मैंने कई आप पहले जो वीडियो बनाए हैं हिंदी विषय के पेपर्स को लेकर, तो उसमें मैंने बताया कि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है। और हमसे पूछा गया है ता प्रत्यय जो है वो किस शब्द में दिया गया है? तो ता प्रत्यय जो हमसे पूछा जा रहा है, तो ता शब्द हमको दिया है यहाँ पर। जैसे कि अगला प्रश्न था हमारा कि ता शब्द जो है वो किस में प्रत्यय लगा हुआ है? तो कई प्रकार के शब्द हम बना सकते हैं, जैसे कि सफलता, और जैसे कि और भी शब्द हो सकते हैं, आप जोड़ के उसको बना सकते हैं। महानता, विचारकता,
इसी प्रधानता। तो ये हमारे प्रत्यय वाले शब्द हैं। और देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कि भाग्यशाली में शब्द में प्रत्यय हमसे पूछा गया था। तो भाग्यशाली में अगर हम देखते हैं तो भाग्यशाली हमने शब्द लिखा और इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा, अगर हम तोड़ते हैं शब्द को तो भाग्य शब्द अलग हो गया और शाली शब्द अलग हो गया, तो ये हमारा प्रत्यय कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। और अगला प्रश्न हमारा है कि तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के गुरु आप सभी जानते हैं कि तानसेन के गुरु कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ कि स्वामी हरिदास आपको कैसे लिखना है। ये हो गया आपका स्वामी और हरिदास, ये मैंने इसका सही आंसर लिख दिया है। तो स्वामी हरिदास किस प्रकार से लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है और इसके लिए राइट आंसर आप जानते ही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, प्रति, भर या आ शब्द अगर किसी में दिखाई देता है तो इस शब्द में जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अव्ययी भाव समास इसमें लिख देना है। प्रतिदिन शब्द में ये पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कौन सा हुआ था। आप सभी जानते हैं भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न, इसका सही आंसर हो जाता है। ये आपका इसका सही उत्तर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, अगले चैप्टर से हम उठाएंगे, हर एक चैप्टर से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे कि अपराजिता पाठ किस विधा से है। तो आपका जो पाठ है अपराजिता वो किस विधा से लिया गया है। तो आप सभी जानते हैं, आपको मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ, संस्मरण, निबंध, एकांकी और कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्मरण। आपको इसका सही उत्तर लिख देना है। तो ये हो गया आपका सही उत्तर संस्मरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जिसमें हमसे पूछा गया है कि अपराजिता का विलोम होगा। तो आप सभी जानते हैं अपराजिता का विलोम क्या हो जाएगा। आपको सिर्फ उसमें से अ हटा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पराजिता। तो हमने यहाँ से सिर्फ अ हटा दिया है जो कि हमारा इसके साथ में जुड़ा हुआ था। तो विलोम शब्द हो गया इसका अपराजिता का पराजिता। तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेखिका शिवानी का मूल नाम है। तो लेखिका जो थी शिवानी, उनका मूल नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरा पंत। ये हो गया आपका यहाँ पर राइट आंसर, गोरा पंत इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या हमसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर चंद्रा ने खालिस्तान विषय में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। तो आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा, जो चंद्रा हैं उन्होंने किस विषय में जो वो डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। में इसका उत्तर लिख देता हूँ माइक्रोबायोलॉजी। ये हो गया आपका सही आंसर माइक्रोबायोलॉजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। और यहाँ पर थोड़ा आंसर लिखने में मुझे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वाइट बोर्ड इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सुना है। तो ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ इसका, धन के, माँ के और कोठी बंगला के या सुख संसाधनों के। तो आप चारों ऑप्शन से उत्तर लगाइएगा कि कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सुना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ के बिना। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। चंदा सूरज खालिस्तान बहाते पाने माँ का प्यार। तो क्या आंसर हो जाएगा, चंदा सूरज क्या बहाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्रु। ये है आपका राइट आंसर, चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार। तो आपको अश्रु इसका सही शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इहलौकिक का अर्थ क्या होगा। तो इहलौकिक का अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, परलोक या मृत्यु लोक। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु लोक। ये राइट आंसर है आपका और इसका आपको ये उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न है हमारा, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ के लेखक हैं। तो अगर आपको पता होगा
तो ऑप्शंस देख लीजिए, शिवमंगल सिंह सुमन, बरसाने, लाला चतुर्वेदी शिवानी या राम कुमार चतुर्वेदी चंचल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बरसाने लाला चतुर्वेदी। मैं उत्तर लिख देता हूँ एक बार और, बरसाने और लाल चतुर्वेदी, ये आपके राइट आंसर हो गए हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि का एक कारण भी है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण खाली स्थान भी है। तो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अशिक्षा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है अशिक्षा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक शब्द होता है दिन, तो इसका अर्थ अगर होता है दिन, शब्द का अर्थ होता है दिवस, लेकिन अगर हम दिन में अगर इधर से मात्रा लगा देते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों दैनीय या गरीब भी आप लिखेंगे तो भी आपको इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो ये हो गया आपका, मैं एक बार और यहाँ लिख देता हूँ दैनीय, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वाले दिन का ये मतलब हो गया, और इस दिन का मतलब तो हो जाता है दिन या दिवस। तो ये आपका इसका क्वेश्चन का आंसर है। और जो भी हमने क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्ट किए हैं, हो सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाए। तो जब भी आप एग्ज़ाम देकर आएँ तो एक बार फिर से इस वीडियो पर आकर अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस का लाभ मिला, और ये भी बताइएगा अगर नहीं भी आते हैं तो भी बताइएगा, ताकि हम लोगों को और इसमें इम्प्रूवमेंट करने का जो है वो रास्ता मिले। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपको यहाँ पर शब्द दिया हुआ था वाल्मीकि, तो वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है मैं आपको यहाँ पर इसकी सही वर्तनी दिखा देता हूँ, ताकि मैं आपको ऑप्शंस जो है यहाँ पर चारों के चारों नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे वर्तनी वाला प्रश्न पूछा गया है। और ये है आपका सही उत्तर वाल्मीकि। इसमें म में बड़ी की मात्रा और क में छोटी की मात्रा आपको लगाना है, बाकी आपका पूरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो प्रश्न पूछा है कि मीरा भगवान खालिस्तान की परम भक्त थी। तो आपने देखा होगा कि मीरा भाई जो है वो सिर्फ एक ही भगवान का जो स्मरण करती थी, तो वो है श्री कृष्ण। आपको इसका सही उत्तर लिख देना है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो अभी हम पहले ये प्रश्न देखकर आ चुके हैं, फिर भी एक बार उसको देख लेते हैं। रामचरितमानस की जो रचना है वो तुलसीदास ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ये आपका राइट आंसर है। तो तुलसीदास किस प्रकार से लिखते हैं ये आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दिया है। फिर भी आप एक बार इसको और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, तो आप इसको सही तरीके से लिखेंगे तो आपको जो है वो क्वेश्चंस जो भी आप लिखेंगे इसका आंसर, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा है भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो भेड़ाघाट की जो पहाड़ी है उस पर जो मंदिर बना हुआ है वो है गौरी शंकर का। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो आप सभी ने अगर पाठ पढ़ा होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमरकंटक। ये आपका इसका राइट आंसर है अमरकंटक। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खालिस्तान हमसे पूछा जा रहा है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम कुछ चीज़ों को ना रिपीट में ले रहे हैं ताकि हो सके तो आपको ज़्यादा याद हो जाए। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको सही आंसर लिख देना है इसका 800 मील। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तपस्या करने वाले को कहते हैं, तो क्या कहते हैं तपस्या करने वाले को? तपस्या करने वालों को कहते हैं तपस्वी। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, और हम कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर मतलब इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे। प्रश्न है अगला, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी पढ़ा होगा आपने, तो पश्चिम से पूरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न का सही उत्तर हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या है? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ये पहले प्रश्न शायद आ चुका है। ये हो गया आपका सही आंसर आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखा दिया है। अगला प्रश्न है हमारी अगली कड़ी में कि वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो वैज्ञानिक शब्द में आपको लिखकर दिखा देता हूँ, तोड़कर भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग इसको सही से समझ पाएँ और आपकी व्याकरण में थोड़ी बहुत भी त्रुटि न हो। ये हुआ हमारा वैज्ञानिक शब्द और इसको हम तोड़ते हैं तो विज्ञान धन एक शब्द हमारा अलग निकल जाता है। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका इसमें प्रत्यय है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है। तो आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। तो आपको आर्यभट्ट में थोड़ा सा हेर फेर कर देना है। जैसे कि आर्यभट्ट पुस्तक का पूछा है तो आर्यभट्टीय आपकी पुस्तक का नाम रहेगा। अगला प्रश्न हमने ये भी रिपीट कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्यभट्ट पुस्तक की लिपि कौन सी है। तो आर्यभट्ट की पुस्तक की लिपि है मलयालम। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब ग्रहण होता है। तो कौन सा ग्रहण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं क्या है, जो कि दिया है मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सूर्य। मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ होता है सूर्य। और अगला प्रश्न है, शैशवकाल शब्द में समास है। तो शैशवकाल शब्द में समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अदालत द्वारा जारी आज्ञा पत्र कहलाता है। तो अदालत जब भी कोई आज्ञा पत्र जारी करती है तो उसको कहते हैं वारंट। आपने कई बार कई फिल्मों में सुना होगा। ये हो गया आपका इसका उत्तर वारंट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन खालिस्तान में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857। आपको इसका राइट आंसर लिख देना है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द कौन सा है। तो सामाजिक शब्द में मूल शब्द जो होता है वो होता है समाज। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है। तो बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या है 29 जो है वो बिश्नोई समाज के नियम दिए गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार। और अगला प्रश्न है हमारा, रक्षक का विलोम शब्द होगा। तो रक्षक का विलोम शब्द क्या कहलाएगा। तो रक्षक का विलोम शब्द कहलाता है भक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष शब्द में समास है। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, अगर किसी शब्द में आगे प्रति आता है, भर आता है या आ आता है तो इस समास में इस शब्द में जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। तो ये हो गया आपका इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब यहाँ पर अभी तक हमने प्रत्यय ही पढ़ा था, अब उपसर्ग भी आ गया है। तो उपसर्ग देख लीजिए, उत्कृष्ट शब्द हमको दिया गया है। तो उत्कृष्ट शब्द अगर हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ये हो गया आपका उत्कृष्ट। इसमें हमसे उपसर्ग पूछ रहा है तो उपसर्ग हो जाएगा इसमें आपको नीचे हलंत जरूर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। तो बिश्नोई समाज का इतिहास जो है वो वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और अन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है जिसमें प्रश्न है, शबद शब्द का मानक रूप है। ये हमको यहाँ पर लिखा हुआ है शबद, और इसका मानक रूप हमसे पूछा जा रहा है। तो मानक रूप इसका हो गया है ये वाला शब्द। अगला प्रश्न है हमारा, धन का स्वभाव होता है। तो धन का स्वभाव सब सभी जानते हैं, धन का स्वभाव किस प्रकार का होता है। और धन का स्वभाव यहाँ पर है चंचल। तो हमको यहाँ पर उत्तर लिख देना है। ये हो गया आपका इसका सही आंसर चंचल। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो
अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा हम स्क्रीन को साफ कर लेते हैं ताकि अगला प्रश्न का उत्तर लिखने में हमको आसानी रहे। अगला प्रश्न है, सपने का बहुवचन होगा। तो सपने का बहुवचन क्या होगा? सपने का बहुवचन हो जाएगा सपनों। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह का बताया है? तो कवि ने दौलत का स्वभाव चंचल बताया है। हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? तो हमें मीठे वचन विनयशील बनने हेतु बोलने चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? तो फूल बेचता था, कौन बेचता था? वृद्धा। वृद्धा जो है वो मंदिर के द्वार पर फूल बेचती थी। अगला प्रश्न है कि हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है, जो कि हमारे ग्रामर से रिलेटेड है। तो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना। तो ये है आपका उत्तर, घबरा जाना। यह आपका प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की खालिस्तान बढ़ा दी थी। तो वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की बढ़ा दी थी। तो क्या बढ़ा दी थी? खालिस्तान। आप देखेंगे तो खालिस्तान में बढ़ना है आपको जीजी विशा। मैं फिर से आपको लिख के दिखा देता हूँ, जीजी विशा। ये आपका सही आंसर हो गया, जीजी विशा। अगला प्रश्न है, प्राणों के लाले पड़ जाना एक खालिस्तान है। तो ये क्या है? अगर आपने सुना होगा तो ये है मुहावरा। तो ये आपका प्रश्न का सही उत्तर हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है दोस्तों शोक। ये है आपका करुण रस का स्थायी भाव। हम और भी आगे सारे रसों के स्थायी भाव देख लेंगे, ताकि हो सके तो अगर आपका करुण रस ना आया, कोई दूसरा रस आ जाए, तो उसको भी हम आसानी से हल कर पाएंगे। शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो आप सभी जानते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया है प्रश्न, औरंगजेब के खिलाफ। और अगला है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उत्साह। ये आपका वीर रस का स्थायी भाव हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने विश्व को खालिस्तान का संदेश दिया है। भारत ने विश्व को काय का संदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शांति। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तेग, असी और खड़ग ये खालिस्तान के पर्यायवाची हैं। तो ये तेग, असी और खड़ग जो है वो किसके पर्यायवाची हैं? तो खड़ग से अगर आपको समझ में आता है तो ये सभी जो है वो तलवार के पर्यायवाची हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तलवार। तो राइट आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम एक क्वेश्चंस को ले लेते हैं। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? तो हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमने कुछ कहा था कि हम रसों के जो है वो स्थायी भाव देख लेते हैं। तो पहला हमारा रस है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। अगला प्रश्न है करुण। अगला रस हमारा है करुण, और करुण का हो जाएगा शोक। अगला है हास्य, और हास्य का स्थायी भाव हो जाता है हास। ये हो गया। और अगला प्रश्न, अगला रस है हमारा भयानक। भयानक का मैं यहाँ पर इसको हटाकर लिख देता हूँ। भयानक का हो जाएगा भय, क्योंकि उसके नाम से ही पता चल रहा है भयानक, और भयानक का हो जाएगा भय। अगला प्रश्न देखते हैं। जो ईश्वर को मानता हो के लिए सही शब्द प्रयुक्त होगा। तो ईश्वर को जो मानता है उसको कहते हैं हम आस्तिक, और जो ईश्वर को ना माने उसको कहेंगे हम नास्तिक। तो ईश्वर को मानने वाले को शब्द है आस्तिक, और ईश्वर को जो नहीं मानता है उसको कहते हैं नास्तिक। ये आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्णिमांत शब्द में संधि है। पूर्णिमांत शब्द अगर आपने सुना हो तो पूर्णिमांत में आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ। इसमें हमसे संधि पूछी गई है। तो ये है आपका
पूर्णिमांत, और इसमें संधि हमसे पूछी है तो पूर्णिमांत में संधि हो जाएगी स्वर संधि। तो ये आपका इसका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और अगला प्रश्न देख लेते हैं। विक्रम संवत का प्रथम माह कहलाता है। तो विक्रम संवत के अनुसार प्रथम माह, अगर आपने हिंदी के सारे अगर माह सुने हो, जैसे कि चैत्र, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, तो पहला माह कहलाता है हमारा यहाँ पर चैत्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमने क्या किसको लिया है, और अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। तो महेश्वर के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन से मैं आपको बता देता हूँ। महेश्वर के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है आपके सामने, किला, शिवलिंग, नर्मदा या घाट। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वहाँ पर शिवलिंग है, और वहाँ पे मंदिर जो बना है उसमें शिवलिंग बना, मतलब शिवलिंग वहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, महेश्वर नगर किस नदी के किनारे हैं? तो महेश्वर नगर जो है वो नर्मदा के किनारे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमने शामिल किया है, महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है? तो महेश्वर की रेशमी साड़ियाँ महेश्वरी साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपका क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चंस के आंसर में यह नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है और स्क्रीन पे पूरा हो नहीं पाता है, ताकि मैं आपको बोल देता हूँ, बस आप बोलकर उसको सुनकर आप अपने नोटबुक में से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कठिन कर्म में कौन सा अलंकार है? तो कठिन कर्म में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। यह है कठिन शब्द, और हमारा अगला है कर्म। कठिन कर्म में अगर आप देखेंगे तो वर्णों की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, और ऐसे में हमारा अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ये हो गया यहाँ पर आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कांटे शब्द का अर्थ है। कांटे शब्द का अर्थ है, आप देख लीजिए, कांटे शब्द का अर्थ होगा पाठ के अनुसार बाधाएं। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, बाधाएं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमने जो लिया है अगले पाठ से, और अगला पाठ है हमारा, उसमें देख लेते हैं। शिष्य गुरु के साथ गए, इस वाक्य में कारक होगा। तो देख लीजिए, ग्रामर इसमें आ गई है, और कारक हमसे पूछा है। तो शिष्य गुरु के साथ गए, इसमें कारक हो जाएगा करण कारक। ये हो गया यहाँ पर आपका इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांव के बाहर खाली स्थान के नीचे पंचायत बैठी है। तो गांव के बाहर बरगद के नीचे, पाठ के अनुसार आपका उत्तर हो गया बरगद। और अगला प्रश्न देख लीजिए, रहस्य शब्द का अर्थ है। तो रहस्य शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? भेद। तो ये आपका अगले प्रश्न का उत्तर हो गया। छठा और अगला प्रश्न है हमारा, संप्रदान कारक के परसर्ग है, यानी कि संप्रदान कारक जब हम बोलते हैं तो उसका जो परसर्ग आता है वो कैसा होता है? तो संप्रदान के साथ में हम बोलते हैं के लिए। जैसे कि मैं आपको पूरे कारक चिन्ह एक बार बोल के दिखा देता हूँ। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबोधन है हो, अरे, अधिकरण में पर, ये हमारे कारक होते हैं। और इस कारक में ये आपका परसर्ग मैंने आपको बता दिया है संप्रदान का के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, विभीषण किसके मित्र थे? तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, जैसे कि आपका ऑप्शन है यहाँ पर रावण और बाली के, सुग्रीव के और राम के। तो किसके थे? राम के, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने क्या शामिल किया है, रामायण की रचना किसने की है? तो आप सभी जानते हैं रामायण की रचना किसने की है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, धर्मरथ के दो पहिए हैं। तो धर्मरथ के दो पहिए हैं, कौन कौन से? एक हो जाएगा शौर्य और अगला हो जाएगा धैर्य। ये आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए। तो दोनों ऑप्शंस आपको एक ही के अंदर लिखना है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं। तो वो समास कहलाता है दोस्तों द्वंद्व समास, जिसमें कि हम
योजक चिन्हों का उपयोग करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो आँख का तारा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा होना। तो मैं यहाँ लिख कर भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत प्यारा, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुपस्थित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा। तो अनुपस्थित शब्द में हमसे उपसर्ग पूछा है जो कि आगे लगता है, तो आप सभी जानेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे तो आपका अनु अलग हो गया प्लस उपस्थित, तो ये हो गया आपका उपसर्ग बाहर, तो आपका सही शब्द हो जाएगा अनु। अगला प्रश्न है फर्स्ट एड का अर्थ होता है। फर्स्ट एड का अर्थ होता है प्राथमिक उपचार, जो कि आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में, स्कूल्स में या किसी न किसी कार्यालय में ये ज़रूर रखा जाता है, ताकि कुछ अगर चोट वगैरह लग जाए तो इसको हम प्राथमिक उपचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एड का मतलब। कान खाना मुहावरे का अर्थ है। तो आप सभी जानते हैं कान खाना मुहावरे का अर्थ होता है शोर मचाना। तो ये मैं आपको आंसर लिख के दिखा दे रहा हूँ, शोर मचाना, यह आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और हम यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें ग्रामर की भी देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी देखनी है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर हमने लिए हैं, उस क्वेश्चंस को भी लिए हैं। अगला प्रश्न हमारा ग्रामर से ही है। धर्मात्मा शब्द का संधि विच्छेद हमको करना है। तो पहले हम धर्मात्मा लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा धर्मात्मा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आप देख लीजिए, संधि विच्छेद करके बताना है, धर्म प्लस आत्मा। ये आपका राइट आंसर है। आप देख लीजिएगा कुछ जगह पर धर्मा प्लस माँ भी बताएगा और धर्म प्लस आत्मा भी आपको बता सकता है, लेकिन आपको धर्म में और आत्मा में इनमें अंतर समझना है। धर्माधन आत्मा भी होगा, लेकिन ऑप्शंस में अगर आपको ये दिखता है तो आपको यही सही तरीके से आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है बदतमीजी शब्द का अर्थ है। तो बदतमीजी शब्द का अर्थ हो जाएगा बुरा व्यवहार। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, बुरा व्यवहार। अगला प्रश्न है हमारा ईमानदारी शब्द में संज्ञा है। तो ईमानदारी शब्द में संज्ञा हो जाएगी, ईमानदार को अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें से हम शब्द निकाल लेते हैं ईमानदारी शब्दों में, तो ईमान अलग हो जाता है और दारी अलग होता है। जैसे उसमें ईमानदारी पूरा शब्द बनाते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा भाववाचक। तो इसमें संज्ञा हमसे पूछी थी भाववाचक, ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है पुलिस वाला शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय की बात आ गई है और प्रत्यय को जब हम तोड़ते हैं तो दो शब्दों के अलग अलग अर्थ होने चाहिए। तो पुलिस हम अलग कर देते हैं, जैसे कि ये पुलिस हमने अलग निकाला और ये हो गया आपका प्लस करके वाला। तो इसमें प्रत्यय हमसे पूछा था, तो प्रत्यय होता है शब्द के पीछे, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वाला। अगला प्रश्न देखते हैं हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सौभाग्य शब्द में उपसर्ग पूछा है हमसे। तो पहले तो मैं सौभाग्य शब्द आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को तोड़कर उसको समझने में आसानी हो जाए। ये हो गया यहाँ पर आपका सौभाग्य। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो सु अलग निकल जाता है और तोड़ने के बाद भाग्य शब्द अलग हो गया। तो इस तरह से हमारा उपसर्ग हो गया सु। आपको यहाँ पर सो नहीं लगाना है, क्योंकि सो अलग शब्द इस तरह से कोई मतलब नहीं होता है। सु का मतलब अच्छा होता है, इसलिए इसको अलग तोड़ा हमने और भाग्य शब्द अलग निकाला है। अगला है कि सलीम अली की पहचान किस रूप में होती है। तो ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षी प्रेमी। सलीम अली का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो जन्म हो जाएगा 1896 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मान सम्मान शब्द का समास विग्रह होता है। तो मान सम्मान ये दोनों शब्द प्रधान हैं और इसके बीच में हमको और शब्द लगाना पड़ेगा, मान और सम्मान। तो देख लीजिए, जब हमने इसको देखा है तो इस तरह से ये अलग अलग शब्द बन जाते हैं। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मान और सम्मान।
जब भी किसी शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगता है तो उसे हटाकर और का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है यथोचित। शब्द में समास हो जाएगा। तो यथोचित शब्दों को हम तोड़ेंगे तो दो अलग अलग शब्दों में तोड़ने के बाद में इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गीता में खाली स्थान श्लोक हैं, मतलब गीता में श्लोकों की हमसे संख्या पूछी है। तो गीता में श्लोकों की संख्या हो जाएगी 700। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके लिए सही हो जाएगी। तो ये आपका सही आंसर हो गया। तो आपको 700 अगर आप अंकों में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं और शब्दों में लिखना चाहें तो शब्दों में भी आप इसको लिख लीजिएगा। ये आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिक बोलने वाले को कहते हैं। तो अधिक बोलने वाले को क्या कहेंगे? अधिक बोलने वाले को हम कहेंगे वाचाल। तो ये आपका सही आंसर हो गया अधिक बोलने वाले के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है जिसके आर पार देखा जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको कहते हैं पारदर्शी। तो ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशियाँ मनाना। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर समर्थक थे। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर समर्थक थे किसके? ज्ञान के। तो ये आपका प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर को अंग्रेजी सरकार ने खाली स्थान की उपाधि दी थी। तो इनको उपाधि मिली थी सर की उपाधि। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है पशु पक्षियों शब्द में कौन सा चिन्ह लगा है। तो पशु पक्षियों में जो चिन्ह मैं आपको पहले तो शब्द लिख के दिखा देता हूँ तभी आप चिन्ह को पहचान पाएंगे। तो मैं आपके सामने यहाँ पर शब्द लिख देता हूँ पशु और ये मैंने चिन्ह लगाया। और अगला प्रश्न है शब्द है पक्षियों। ये हो गया आपका यहाँ पर शब्द। और देखते हैं कि इसमें हमको ये जो पूछा है ये चिन्ह क्या कहलाता है। तो इस चिन्ह को हम कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे कि हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है और ये तभी लगता है जब दोनों शब्द प्रधान होते हैं। दोनों शब्द प्रधान का मतलब दोनों शब्दों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है परशु का अर्थ है। परशु शब्द का अर्थ हमसे पूछा है। तो ऑप्शंस आप देख लीजिएगा ताकि आप लोग कमेंट में अपना उत्तर ज़रूर बता पाएँ। तो परशु शब्द का अर्थ के लिए ऑप्शंस हैं धनुष, खड़ग, भाला और कुठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कवि परिचय को देखेंगे ताकि कवि परिचय अगर आपका कोई आ जाता है तो आप कौन कौन से कवि परिचय तैयार करके ले जा सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम देखेंगे उनका पूरा जीवन परिचय किस प्रकार है। तो देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय आपके सामने मैं बता देता हूँ पढ़ के। और अगर आपके पास भी है तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये रहा यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अगला आप याद कर सकते हैं तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का भी बहुत ही आसान है और याद भी आपको अच्छे से हो जाएगा। और एक और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ मीराबाई का, ताकि आपके 3 ऑप्शंस में से आप किसी एक को भी अगर आ जाता है तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पूरा समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप इनके बारे में लिख सकते हैं। तो मैं रीड भी कर दूंगा आपके सामने। इनका जीवन परिचय है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1897 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता उन्नाव जिले के गढ़ा कोला गांव में रहने वाले थे। इनका कार्य क्षेत्र प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में ही रहा। निराला जी की रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, उल्लास, ओज और भक्ति की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में निराला जी विशिष्ट स्थान रखते हैं। हिंदी कविता को मुक्त छंद प्रदान करना निराला जी को ही
इसकी देन है। और इनका निधन जो हुआ था वो 15 अक्टूबर और 1961 में हुआ था। कृतियों की अगर हम बात करें तो काव्य में इन्होंने लिखे हैं अनामिका, परमिल, गीतिका, तुलसीदास, अपरा, अणिमा, बेला, नए पत्ते और कुकुरमुत्ता। ये ही आप लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको मीराबाई का भी बता देता हूँ। मीराबाई के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। जीवन परिचय में आपको लिखना है कि मीराबाई जी का जन्म जो है वो 1498 में राजस्थान की चोकड़ी जोधपुर में हुआ था और मीरा पर अपने पितामह दुदाजी का प्रभाव था। वे वैष्णव भक्त की थी। मीरा का विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु भोजराज की मृत्यु असमय ही हो गई। मीरा ने अपना मन संसार की मोह माया से हटा लिया और वे श्री कृष्ण के रंग में रंग गई। सन 1546 में उनका निधन हो गया। प्रमुख कृतियाँ अगर आप देखेंगे तो नरसिंह का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोठा के पद और राग सोठा के पद आपके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इन्होंने ये 3-4 रचना की जो लिखी हैं ये आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा ग्रामर का और आपकी हिंदी का। अब यहाँ पर हम थोड़े से क्वेश्चन जो सहायक क्वेश्चन से भी लेंगे, ताकि अगर आपके यहाँ 2-4 क्वेश्चंस भी अगर इसमें से आते हैं तो आप लोगों के काफ़ी काम आ जाएंगे। प्रश्न सुन लीजिएगा। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु थी। तो आप सभी जानते हैं मनुष्य ने सबसे पहले जो है वो तांबा धातु को उपयोग करना शुरू कर दिया था। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का अस्तित्व काल माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही यहाँ पर हमने संग्रह किए हैं ताकि आपका कम समय में ही काम हो जाए और आ जाए अगर इस प्रकार के प्रश्न तो आप उत्तर दे सकते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और प्रश्न है कि बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ में एक मंदिर बना हुआ है तो वो किसको समर्पित है, तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर शिव। अगला प्रश्न है कि पंचमढ़ी में खाली स्थान गुफाएं हैं तो किसकी है, पांडव की। तो आपको इसका सही आंसर लिख देना है पांडव। पंचमढ़ी में पांडव की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक किस वंश का था, तो सम्राट अशोक जो था वो मौर्य वंश का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न देख लीजिए, चेदी महाजनपद की राजधानी है, तो चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है, तो ये प्रश्न पहले आ चुका है, फिर भी हम उत्तर देख लेते हैं, गुप्त काल। अगला प्रश्न देख लीजिए, कला और खालिस्तान गुप्त काल में चरम सीमा पर थी। तो देख लीजिए गुप्त काल में कला के साथ साथ में संस्कृति भी चरम सीमा पर थी। इन दोनों का विकास काफ़ी हुआ था। राजा भोज ने अपनी राजधानी बनाया था, तो राजा भोज ने अपनी राजधानी बनाया था धार को। अगला प्रश्न है कि 64 योगिनी मंदिर हैं, तो 64 योगिनी मंदिर हैं जबलपुर में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवाबों ने किस प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया, तो नवाबों ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर को चुनौती देते हुए खालिस्तान वीरगति को प्राप्त हुई, तो देख लीजिए अकबर को चुनौती किसने दी थी और कौन जो है वो वीरगति को प्राप्त हुई, तो वो है आपकी रानी दुर्गावती। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजा मानसिंह कला के लिए प्रसिद्ध हैं। राजा मानसिंह जो काय के लिए प्रसिद्ध थे आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत कला में जो वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है कि तोमर वंश का अंतिम राजा था, तो तोमर वंश का अंतिम राजा हो जाएगा दोस्तों राम शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, सन खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। अगला प्रश्न है कि सन 1942 में मध्य प्रदेश के खालिस्तान, तो इसका आंसर हो जाएगा खालिस्तान सागर में बुंदेला विद्रोह शुरू हुआ था। तो कहाँ शुरू हुआ था, सागर में ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में द्वितीय स्थान है, या फिर अगर आप दूसरा भी लिख देते हैं तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
और अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो है वो सीएम कौन है, मुख्यमंत्री, तो मोहन यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के साथ में एक नया राज्य भी बनाया गया था, उसका गठन हुआ था, तो कौन सा था, उसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। आपको इसका उत्तर लिख देना है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और हमको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने प्रकार के आहार बताए गए हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो है वो 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको 3 लिख देना है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना खाली स्थान की पुकार है। तो प्रार्थना जो है वो आत्मा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा आत्मा। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनाने का जो आसन है तो उसको कौन सा आसन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भुजंगासन। मैं आपको लिखकर भी दिखा देता हूँ, भुजंगासन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर आपका भुजंगासन। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम था। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। मैं आपको यहाँ पर लिखकर भी दिखा देता हूँ, मत्स्येंद्र नाथ। ये हो गया आपका मत्स्येंद्र नाथ, ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। तो प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा है, सुन लीजिएगा। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन निम्नलिखित हैं। पहला है सर्पासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन और शशकासन। ये इसका सही आंसर हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न की तरफ, प्राणवायु का संबंध किससे है। तो प्राणवायु का संबंध प्राणों से है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि प्राणायाम में श्वास को रोकना खाली स्थान कहलाता है। तो प्राण को रोकना जो है वो कहलाता है कुंभक। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें श्वास को जब हम रोकते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है और अगला प्रश्न है कि जठराग्नि का संबंध किससे है। तो जठराग्नि का संबंध है पाचन क्रिया से। ये आपका सही उत्तर हो गया। पाचन क्रिया में लिख देना है। मुद्रा शब्द किस धातु से बना है। तो मुद्रा शब्द जो है वो किस धातु से बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुँह लिख देना है और द में आपको हलंत जरूर लगाना है, तो मुद ये कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। ये आपका हो गया। करमचंद गांधी के सगे मित्र उन्हें कहते थे। तो सगे मित्र जो कहते थे उन्हें क्या कहते थे, काबा गांधी। ये आपका सही आंसर हो गया, काबा गांधी। आपको यहाँ पर राइट आंसर लिख देना है। अगला है खाली स्थान। नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जन्म दिया। सत्यनिष्ठा के लिए जो उनके मन में उत्पन्न हुई थी वो किस नाटक को देखकर हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न है, मोहनदास खाली स्थान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। तो मोहनदास जी गए थे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। गांधी जी ने कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है वो लंदन की ओर रवाना हुए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी बैरिस्टर घोषित हुए थे। तो गांधी जी बैरिस्टर कब घोषित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जून 1891। इसका प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है, गांधी जी किस कंपनी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला एंड कंपनी। मैं उत्तर आपको लिखकर दिखा देता हूँ, अब्दुल्ला एंड कंपनी। ये आपका सही उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के बड़े भाई किस दरबार में सेक्रेटरी थे। तो कहाँ के थे,
पोरबंदर। देख लेते हैं कैसे लिखना है, पोरबंदर। ये हो गया आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में मूल निवासी कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जो वहाँ के जो मूल निवासी जो वहाँ रहते हैं वो कहलाते हैं जुलू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, गांधी जी ने अफ्रीका से जो है वो अंतिम विदाई कब ली थी? तो गांधी जी ने अंतिम विदाई ली थी 1914 में। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय गोरे दक्षिण अफ्रीका में, यूरोपीय जो गोरे हैं वो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को क्या कहते थे? तो दक्षिण अफ्रीका में अगर पूछा जाए आपसे तो इसका आंसर हो जाएगा काला कुली। ये है आपका सही आंसर, काला कुली। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय मजदूरों को अफ्रीका में कहा जाता था। तो भारतीय मजदूरों को अफ्रीका में कहा जाता था गिर मिटिया। ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को रेलगाड़ी के डिब्बे से क्यों उतार दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंग भेद की नीति के कारण। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, रंग भेद की नीति के कारण। अगला प्रश्न है, गांधी जी खालिस्तान को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपका इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुरलैंड क्या है? कुरलैंड जो है वो किसको मतलब कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ। ऑप्शंस हैं रेलगाड़ी, जहाज, शहर या द्वीप। तो कुरलैंड जो है वो एक जहाज को कहा जाता था उस समय। और अगला प्रश्न है, गंदा गांधी वापस जा के नारे लगाए थे। गंदा गांधी जी वापस जा के नारे किसने लगाए थे? तो इन्होंने, देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा गौरव ने जो है वो इसके नारे लगाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ है हमारे लिए। तो गांधी जी में जो सेवा भावना थी तो कितनी थी, क्या थी, किस प्रकार से, देख लीजिए। ऑप्शंस हैं नगण्य, कोई भावना नहीं थी, ईर्ष्यापूर्ण थी या प्रबल थी। तो गांधी जी में जो भावना थी वो थी प्रबल। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर इसी प्रकार की और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कोलकाता में गांधी खालिस्तान के साथ महीने रहे। तो किसके साथ में रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले के साथ में ही महीने रहे थे। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्र प्रकाशित होता है। ये होता है डरबन से। ये है आपका आंसर डरबन से। अगला प्रश्न है कि बुरे कानून के सामने न झुकना ये सत्याग्रह है। ये किसने कहा था? ये कहा था गांधी जी ने। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने इसकी जो वो स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। भारतीय स्वयंसेवकों की टोली का नाम है। तो भारतीय स्वयंसेवकों की टोली का नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, इंडियन एम्बुलेंस आप थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, एम्बुलेंस। और इस आगे है इसका क्रॉप्स। ये इतना बड़ा आंसर है इसका, इंडियन एम्बुलेंस क्रॉप्स। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन है। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो गांधी जी के जो निजी सचिव थे वो थे महादेव भाई देसाई। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागपुर कांग्रेस ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो कब किया था? 1920 में किया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942। और अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, यह कथन था, यह नारा दिया था दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये इसका नारा दिया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो ये हो गए दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ग्रामर में मैंने आपको बता दिया है कि कौन से निबंध आपको याद करना है,
और एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन से आपको याद करना है। कुछ मुहावरे हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को मुहावरे से ज़्यादातर हमने मुहावरे देख लिए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे कि लोहा मानना, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रभुत्व स्वीकार करना, और प्रयोग अगर आप करेंगे तो मुगल महाराणा प्रताप की वीरता का लोहा मानने वाले थे। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आँख का तारा होना, ये पहले हो चुका है। बहुत प्रिय होना, तो प्रयोग हो जाएगा राम अपने पिता की आँखों का तारा है। अगला प्रश्न है कसौटी पर कसना, यानी कि जांच करना या परख करना, तो इसका जो है प्रयोग हो जाएगा कसौटी पर कसने पर ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। सीधे मुंह बात ना करना, उपेक्षापूर्ण व्यवहार करना, प्रयोग हो जाएगा महेश पर पैसा क्या बड़ा कि किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। तो ये कुछ मुहावरे हैं, और भी आप थोड़े रिपीट करना चाहें तो कर लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए कुछ नंबर जो है वो और अच्छे से आपको मिल जाएंगे। तो ये है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और देखते हैं कि अगला क्या और हो सकता है। हम यहाँ पर एक बार रस और मैं आपके सामने रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे कि उसके रस और इसके स्थायी भाव भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो पूरे 10 रसों के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। श्रृंगार रस रति, क्रोध का रौद्र का क्रोध हो जाएगा, वीर का उत्साह हो जाएगा, और अगला है करुण का शोक हम देख लेते हैं, और हास्य का हास हमने बात कर ली पहले ही, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, शांत का हमने पहले नहीं देखा था, शांत का हो जाएगा निर्वेद, और अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, वात्सल्य का वात्सल्य या फिर वत्सल। ये आपके सारे रसों के नाम मैंने आपको बता दिए, उसके स्थायी भाव आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, भरत मुनि के अनुसार जो है वो रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। चरण कमल बंदो हरि राई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। और अगला है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है वो यमक अलंकार है। यहाँ पर 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, दोनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि युगल शब्द है तो यमक शब्द अलग इसमें अलंकार हो गया है। तो ये आपके लिए कुछ प्रश्नों के संग्रह मैंने आपके लिए बनाए थे। आई होप कि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की अगर आप और भी वीडियो समय समय पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक और छोटी सी सूचना आपके लिए है दोस्तों कि आपको हो सकता है कि पैराग्राफ या कोई पोस्टर वगैरह दिखाकर आपसे प्रश्न पूछे जाएँ, तो पोस्टर आपको दिखाया जाएगा और उससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उस पोस्टर में ही मिल जाएंगे। तो आप पहले पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसमें दी गई जानकारियाँ पढ़िएगा। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे उससे संबंधित कुछ 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपको स्वच्छता अभियान के ऊपर पूछा जाए, या फिर पेड़ों की उपयोगिता के बारे में पूछा जाए, या फिर कोविड-19 के बारे में, या सड़क सुरक्षा संबंधी के बारे में, या मतदाता जागरूकता अभियान 2018 जो भी हो सकता है उसके बारे में आपको पोस्टर दिखाकर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो आप रेडी कर लीजिएगा ताकि आप लोग 5 नंबर जो है पूरे इसमें कवर कर पाएँ। तो आज की जानकारी में बस दोस्तों इतना ही, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कल मैं आपके लिए दिन में हो सकेगा तो गणित के सारे ऑब्जेक्टिव्स की वीडियोस बनाकर डाल दूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो 10 से 15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी हम हल करेंगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं, सारे पेपर्स की वीडियो यहाँ पर हम बनाएंगे, तो जानकारी देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।